दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हमारा एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। उन आकाशगंगाओं में एक हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा है और उस आकाशगंगा में हमारा एक सौरमंडल है और उसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, यानी कि पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ठोस है और पृथ्वी के अंदर कहाँ तक जाया जा सकता है, तो 6-7 किलोमीटर तक की गहराई से तो हमारे विद्वानों ने और हमारे वर्कर्स ने खनिज निकाले हैं और इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते। तो इससे नीचे जाने के लिए भी हमारे विद्वान और हमारे ये मानव जाति बराबर लगी रही। तो इसी क्रम में रूस और नॉर्वे के बीच में एक जगह है, वहाँ पर एक खुदाई की गई। वो खुदाई तो तेल के पर्पज़ से की गई थी, लेकिन वो खुदाई करते गए और वो खुदाई 1975 में आरंभ हुई और उस खुदाई में नीचे जाकर तेल ना मिला तो वो खुदाई होती ही रही और वो खुदाई जाकर सन 1989 तक वो 12 किलोमीटर गहराई हो गई और उस 12 किलोमीटर गहरे छेद में जाकर मनुष्य को इतना तापमान मिला कि उससे नीचे खुदाई करना मुश्किल हो गया और उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद उसमें फिर खुदाई शुरू की गई। तो कहा जाता है कि 2017 तक उस खुदाई को 15 किलोमीटर गहराई तक पहुंचा दिया गया, लेकिन नीचे जाकर तापमान जो है वो लगभग 200 डिग्री के बराबर पहुंच गया और वहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कोई भी ड्रिल मशीन जो जाती थी वो पिघल जाती थी। और उसी में जो वहाँ की स्थिति थी तो वो एक ऐसी थी जैसे कि रबड़ होती है, यानी वहाँ पर जो पदार्थ था वो रबड़ के आकार का था। तो ये तो हमारे वैज्ञानिकों का साक्षात जो खुदाई की गई है उससे पता चला, लेकिन बहुत से हमारे पास अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत भी हैं जिससे हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। उसी क्रम में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ प्राकृतिक स्रोत और कुछ अप्राकृतिक स्रोत जैसे कि घनत्व, दाब और तापमान, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं और प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती है, यानी कभी कभी कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो गिरे हुए उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा के उनका बाहरी आवरण निकल जाता है और अंदर का जो हिस्सा पृथ्वी पर गिरता है और उस हिस्से को जब देखा जाता है तो वो निकल का बना हुआ और लोहे का बना हुआ होता है। तो उसी से हमारे वैज्ञानिक लोग ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी कहीं निकल या लोहा होगा। और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और भूकंप की जो तरंगें चलती हैं, उन तरंगों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक पोजीशन कैसी है। इसी पोजीशन को एक हमारे कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य डिवाइडेशन है यानी जो सर्वमान्य मत है वो मत हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स का है। ये एक संस्था है जिसे IUGG कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को यानी कि इस पृथ्वी के अंदर तक इस भाग को केंद्र से लेकर और ऊपर तक के भाग को 3 भागों में बांटा है, जिसे ऊपरी भाग, इस ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहा है और उसके नीचे जो भाग है उसे मेंटल कहा है और जो बीच का भाग है इसे कोर कहा है। यानी बीच के भाग को कोर कहा है, उससे ऊपर एक भाग है जिसे मेंटल कहा है, ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा है। तो इसे हम देख लेते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कहते हैं और इनके बीच में क्या है, तो इसे हम देख लेते हैं। इसी का ये जो है ये भाग हमने यहाँ पर लिया है। अब इसमें देखते हैं, चाहे नीचे से देख लें चाहे से ऊपर से, यानी पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई इस त्रिज्या 6370 किलोमीटर है और ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे हैं, तो हम ऊपर से ही चलते हैं।
ऊपर हमारा ऊपरी क्रस्ट है और इस क्रस्ट के भी दो भाग हैं। इस क्रस्ट पर दो तरीके की प्लेटें पाई जाती हैं, एक तो ओशनिक प्लेट है और दूसरी हमारी प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी एक सागरीय प्लेट है और एक स्थलीय प्लेट है। स्थलीय प्लेट जो है वो हमारी कुछ हल्की है और सागरीय प्लेट वो भारी है। स्थलीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी हुई है और सागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी हुई है। तो यहाँ पर दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों के नीचे एक डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि जहाँ पर एक बार में पदार्थों की संरचना में तब्दीली होती है तो उस तब्दीली के पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, तो उसे ही असंबद्धता कहते हैं, यानी कि उसमें ऊपर वाले और नीचे वाले में संबंध नहीं होता है, उसे असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता कहते हैं उस असंबद्धता को, ऊपरी असंबद्धता को कोरनाट असंबद्धता कहते हैं। उस असंबद्धता के नीचे एक निचला क्रस्ट है, यानी उस क्रस्ट की लंबाई कहीं तो 150 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर और कहीं 200 किलोमीटर तक होती है। इसी 200 किलोमीटर लंबाई के ठीक नीचे ही एक असंबद्धता आती है जिसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। इस असंबद्धता की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक मोहो रोबो ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जैसे ही नीचे बढ़ते हैं तो वहाँ ऊपरी मेंटल है और इस ऊपरी मेंटल के ऊपर वाले हिस्से में ही स्थेनोस्फीयर है, यानी कि जहाँ लावा चैम्बर होता है वहीं लावा भरा हुआ होता है, वही लावा ज्वालामुखी से ऊपर निकलता है। उसके नीचे जब हम चलते हैं तो मेंटल का नीचे वाला हिस्सा आता है, उसे निचला मेंटल कहते हैं और ऊपर वाले और निचले मेंटल के बीच यानी कि लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर एक और असंबद्धता मिलती है। इस असंबद्धता को रेपिटी असंबद्धता कहते हैं और उस असंबद्धता से नीचे जब बढ़ते हैं तो हमारी बाहरी कोर शुरू हो जाती है और ये बाहरी कोर जो है तरल अवस्था में है, लेकिन इस पर इतना दाव है कि ये तो तरल ना होकर ना ही तरल है और ना ही ठोस है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में है, यानी कि ये प्लास्टिक जैसी अवस्था में है, रबड़ जैसी अवस्था में है। इसे ही हम ये कोर की शुरुआत जो है ऊपर से लेकर यानी 2900 किलोमीटर से होती है और यहाँ पर एक फिर असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं और इस असंबद्धता के नीचे 5150 किलोमीटर पर एक असंबद्धता और पाई जाती है, क्योंकि इसके नीचे हमारी एक कोर है जो ठोस अवस्था में है और इस ठोस अवस्था की कोर और ये प्लाज्मा अवस्था की कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे लहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो दोस्तों इसका पता हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे चला कि भूकंप की लहरें जो हमारी ऊपरी क्रस्ट में चलती हैं इनकी रफ्तार 6.9 किलोमीटर होती है और जैसे ही ये मेंटल में पहुंचती हैं तो इनकी रफ्तार बढ़कर 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। वहीं जब ये निचले मेंटल में जाती हैं तो इनकी रफ्तार 8.1 किलोमीटर हो जाती है। फिर यहाँ से जब ये और नीचे जाती हैं तो बाहरी कोर में इनकी रफ्तार 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है और इसके बाद जब नीचे जाती हैं तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर 13 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो दोस्तों और इसकी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी क्रस्ट है और उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है, तो ये भी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मास और आयतन किसका है, तो सबसे ज़्यादा मास और आयतन हमारे मेंटल का है। बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल का आयतन मिलकर 83%, पूरी पृथ्वी का लगभग 83% आयतन होता है और मास 68% है। वहीं कोर का मास 32% और इसका आयतन 16% है। तो दोस्तों ये लगभग जो है 99% आयतन और मास हमारी पृथ्वी के मेंटल और कोर का हो जाता है। क्रस्ट का भाग जहाँ हम लोग रहते हैं वो केवल 1% या 1% से भी कम है। तो दोस्तों ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली अन्य घटनाओं जैसे कि पहाड़ और सागर के बारे में हम पृथ्वी की चट्टानों और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।